हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियाँ और आज होगा क्लास 5 होगा और ये घटना चक्र है। जो न्यू घटना चक्र है वही है 2026 वाली न्यू घटना चक्र है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 4 तक हो चुका है और प्ले लिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और हिस्ट्री का क्लास 6 तक हो चुका है, सॉरी 7 क्लास तक हिस्ट्री का हो चुका है और 6 क्लास तक ज्योग्राफी का हो चुका है। घटना चक्र का प्ले लिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अनुसूचियाँ पढ़ेंगे तो इसमें नोट्स देखते हैं। नोट्स, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। मूल जो संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है। वर्तमान में कितनी है? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। चलते हैं पहली अनुसूची देखेंगे। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। कलर थोड़ा चेंज करते हैं। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। यानी दूसरी अनुसूची में क्या है? तो भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में दिया गया है। यानी शपथ और प्रतिज्ञान याद रखिएगा, वेतन या पेंशन ये याद रखिएगा। ऐसे अब पहला में संघ राज्य क्षेत्र, इस तरह याद करने का तरीका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथी अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। यानी कि भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। समझ गए? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कलर फिर चेंज करते हैं। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। प से पांचवी और प से प्रशासन याद रखिएगा। प्रशासन, तो प्रशासन क्या हो जाएगा? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठी अनुसूची देखते हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। 100 से 7वीं और 100 से शक्ति याद रखिएगा। 100 से 7वीं और 100 से शक्ति याद रखिएगा। इसमें 3 सूचियाँ दी गई, यानी 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूचियाँ दी गई है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषयों, यानी कुल 97 विषयों। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 का उल्लेख है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 का उल्लेख है। जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। इससे सवाल पूछे जाते हैं, कई बार ये मिलान करने वाला आता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में दे देगा 97, 98 से मिलान करने वाला आता है। चलिए, राज्य सूची में कुल 66 विषय है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 59 है। राज्य सूची में कुल 66 विषय है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59 है। जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, जिन पर जो है कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 है। यानी कि समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से 52 का उल्लेख है। जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है।
पुलिस हो गया, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। चलिए आगे देखते हैं। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद यानी तलाक और एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे। इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधु को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि वर्ष 1967 में सिंधु को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि जो है ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से 14 भाषाएं थी, यानी कि संविधान में जो है ना 8वीं अनुसूची में जो है संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषा है वर्तमान में, लेकिन मूलतः इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधु को सिंधी यानी सिंधी भाषा को क्या किया गया कि 21वें संविधान संशोधन हुआ, तो इसको जोड़ा गया। वर्ष 1992 में क्या होता है कि कोंकणी को, नेपाली को तथा मणिपुर को क्या करता है, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन होता है। कब? तो 1921वें संविधान संशोधन होता है। उसके अनुसार सिंधु को जोड़ा जाता है, 1967 में होता है। और आपका 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है। 1992 में कौन सा होता है? 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है। उसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुर को जोड़ा जाता है। और 21वें संविधान कब होता है? तो 1967 में उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब मूल जो है, मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। और आगे देखते हैं। और वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यानी कि वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। चलिए आगे देखते हैं। 9वीं अनुसूची, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। विशिष्ट यानी कि 9वीं अनुसूची जो है विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में 1 मई 2024 की स्थिति अनुसार इस अनुसूची में कितना है? तो 282 अधिनियम है। वर्तमान में 1 मई 2024 की स्थिति अनुसार जो है इस अनुसूची में 282 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। 10वीं अनुसूची में क्या है कि दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल। इस अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, इस अनुसूची में जो है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अपेक्षित संशोधन किए गए, 2003 द्वारा अपेक्षित संशोधन किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 11वीं अनुसूची देखते हैं। 11वीं अनुसूची, पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध। पंचायतों के यानी कि 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया? पंचायतों का अधिकार दिया गया, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध। 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वें संविधान संशोधन 1992 जो है 1992 द्वारा संविधान में शामिल। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। इस अनुसूची में जो है पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि
के बारे में दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित क्या है? 18 विषय है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय है। प्रश्न कोश देखते हैं। प्रश्न कोश पहला, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां है, तो राइट आंसर ए 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां, मूलतः संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। 2 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में देखिए इसमें क्या है, तो 9 अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां है, और यहाँ पर देखिए 10 अनुसूचियां, 11 अनुसूचियां, तो 12 अनुसूचियां है। समझ गए? 12 अनुसूचियां, 12, राइट आंसर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में 20 भाग है। भारत के संविधान में 20 भाग है। दूसरा, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। 3 नंबर, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 3 जो है सही है। भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल 22 भाग, गणना अनुसार कुल 25, यानी कि क्रमांक अनुसार कितना है? तब 22 है, और गणना के अनुसार कुल 25 भाग है। एवं क्रमांक अनुसार कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 है, और गणना के अनुसार 471 है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थे। मूल जो संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियमों क्रमशः पहले 52वें, 73वें और 74वें द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि 9वीं, मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 4 जो जोड़ा गया है ना, 4 बाद में 4 जोड़ा गया, ये 52वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 4 नंबर, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों को सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली देती है। पहली अनुसूची, राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र एवं विस्तार का ब्यौरा। दूसरी अनुसूची, संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची, शपथ का प्रारूप। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को और संशोधित किया जाना चाहिए। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को और संशोधित किया जाना चाहिए। राइट आंसर पहला, ए मतलब पहले। 6 नंबर देखिए, भारत के संविधान के चौथी अनुसूचित विवेचित करती है। भारत के संविधान के चौथी अनुसूचित विवेचित करती है। राइट आंसर ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। 7 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? पहला, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ की प्रारूप। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। 3 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। 4 नंबर, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। यानी तृतीय अनुसूची में क्या दिया गया इसके बारे में देखना है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है।
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 1 नंबर होगा संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। उसके बाद से आपका हो जाएगा 2 नंबर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। और उसके बाद से आपका हो जाएगा संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप के बारे में दिया गया, ये नंबर नहीं है। सही उत्तर है आपका तो 1 2 4, तो राइट आंसर सी 1 2 4 यानी सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का 33वीं अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्नलिखित के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। पहला संघ के मंत्री, दूसरा संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, तीसरा संसद के सदस्य, चौथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 5 नंबर किसी राज्य के मंत्री, 6 नंबर राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, उसके बाद 7 नंबर राज्य विधानमंडल के सदस्य, 8 नंबर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि 33वीं अनुसूची में दिया गया है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान का प्रारूप जो दिया गया है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, अनुसूची और विषय, 3वीं अनुसूची, 4th अनुसूची। इसमें राज्य विधान परिषदों काउंसिल ऑफ स्टेट में स्थानों का आवंटन, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिया गया है। और इसमें जो दिया गया है आपका सी 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, भाषाएं, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। तो आपका जो है इसको जो है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तब जाके जो सही हो पाएगा। ए का जो है ना, ए का आपका हो जाएगा, ए का हो जाएगा शपथ या प्रतिज्ञान, 3वीं अनुसूची में है। बी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन हो जाएगा। सी का हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची में होगा संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। 8वीं अनुसूची में हो जाएगा भाषाएं के बारे में दिया गया है। तो इस तरह ए का 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए का 2 डी में है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 राइट आंसर सही है। ये इसका राइट आंसर डी सही है। तो चलिए हम लोग नीचे देखते हैं। सूची 1 सूची 2 का सही सुमेलन निम्नवत है। सूची 1 सूची 2, अनुसूची विषय, 3वीं अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में, 4th अनुसूची में राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभाओं में स्थानों का आवंटन दिया गया। 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची के बारे में दिया गया। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। नोट, इस प्रश्न में सूची 2 के प्रथम विषय में अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, जबकि हिंदी में राज्य विधान परिषदों था, जो कि गलत है। जो है ना, ये राज्य विधान परिषदों, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इंग्लिश में था, हिंदी में राज्य विधान परिषद दिया था, ये गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, जबकि हिंदी में राज्य विधान परिषदों, जो कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4वीं अनुसूची, ये सही है। शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में दिया गया, सही है। संघ सूची 7वीं अनुसूची, ये भी सही है। और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची में, ये गलत है। तो राइट आंसर आपका सही सुमेलित नहीं, तो राइट आंसर आपका सी होगा। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में, न कि 6ठी में। यहाँ पर 5वीं अनुसूची में है, समझ गए, न कि 6ठी। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, न कि समान अनुसूचित क्षेत्रों से। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। 10 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, संविधान की अनुसूची विषय, 4th
षष्ठम, अष्टम, नवम। तो आठवां तो आपका हो जाएगा, सूची दिया है, अष्टम भाषा से हो जाएगा। और तो चलिए मिलान करते हैं। अष्टम भाषा से है, और चतुर्थ जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन से है, और नवम जो है आपका भूमि सुधार से है, और षष्ठम जो है जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, ऐसे 4 राज्य है ना, उनके बारे में दिया गया है। तो इस तरह से ए का 3, बी का 4 हो गया, सी का 1 और डी का 2। तो इसमें ए का 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ए और बी दोनों में नहीं है, यानी कि ए और बी में जो है नहीं है। चतुर्थ हो जाएगा, पहला अष्टम हो जाएगा भाषा, नवम जो है भूमि सुधार, षष्टम जो हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र, और चतुर्थ हो जाएगा राज्यसभा। समझ गए? तो ए का आपका, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। समझ गए? बी का 4 इसमें दोनों में नहीं है। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं इस किस में दिया गया है। तो यहाँ पर ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, राइट आंसर सी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। षष्टम जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के बारे में दिया गया है। अष्टम जो है भाषाएं के बारे में है। नवम जो है भूमि सुधार संबंधित अधिनियमों की वैधता के बारे में दिया गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 11 नंबर सवाल देखेंगे। 11 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची तो भाषाएं से है। 9वीं अनुसूची जो है आपका ही है तो 7वीं अनुसूची जो हो जाएगा, 7वीं अनुसूची आपका हो जाएगा विधायी शक्तियों का वितरण हो जाएगा। 8वीं अनुसूची तो आपका हो जाएगा भाषाएं से है। और 9वीं अनुसूची जो हो जाएगा आप कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं अनुसूची हो जाएगा दल बदल, यानी दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, दल बदल के बारे में इसमें है। तो राइट आंसर इसके अनुसार जो ए का 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ए का 3 ए और सी में दिया गया है। ए का 3, बी का 1 दोनों में दिया गया है। सी का 4 इसमें राइट आंसर इसमें दिया गया, इसमें नहीं दिया गया। सी का 2 दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर सी आपका सही है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 7वीं अनुसूची जो विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर, सूची 1 सूची 2 को से सही सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, अनुसूची विषय, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो चलिए इसमें 8वीं अनुसूची तो आपका हो जाएगा किससे, तो भाषा से हो जाएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल हो जाएगा। 7वीं अनुसूची जो है संघ, राज्य और समवर्ती सूची हो जाएगा। 9वीं अनुसूची हो जाएगा कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन हो जाएगा। तो इस अनुसार से ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 हो जाएगा। समझ गए इसके अनुसार। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7वीं अनुसूची क्या है, तो संघ राज्य जिससे है। 8वीं अनुसूची भाषा से है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों या विधि मान्यों का है। और 10वीं अनुसूची दल बदल है। तो ए का 3 किस में है, ए का 3 तो सी और डी में नहीं है। ए का 3 है दोनों में, ए और बी में। बी का 1 दोनों में है। सी का 4 जो है बी में है और ए में नहीं है। तो सी का, इसमें जो आंसर हो जाएगा बी, सी का 4, डी का 2, यानी राइट आंसर बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही सम्मिलित इस प्रकार है। अनुसूची विषय, 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ। 8वीं अनुसूची भाषा। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण सत्यापन, वैलिडेशन। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 13 नंबर,
निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान के अनुसूची या विषय सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो राइट आंसर डी होगा, ये वाला। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। 8वीं अनुसूची भाषाएं हैं। यहाँ पर सही नहीं है पूछ रहा था, राइट आंसर डी जो है सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा डी। सही सुमेलित इस प्रकार है। संविधान की अनुसूची विषय, तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता संबंधी उपबंध, 8वीं अनुसूची भाषाएं हैं, 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का विधिमान्यकरण है, 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। 14 नंबर सवाल देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतराल अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो राइट आंसर बी, 5वीं अनुसूची। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य यानी समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। पंद्रह नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 15 नंबर सवाल, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो राइट आंसर ए, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके पैरा 6 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त कर सकता है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। वह किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को बढ़ा भी सकता है। 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत उसे विनियम द्वारा ऐसे क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकने और ऐसे क्षेत्र की जनजातियों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकने की शक्ति प्राप्त है। अतः यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। 16 नंबर देखिए, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? राइट आंसर सी, अनुसूचित जनजाति। 2023 में जो है 69वीं बीपीएससी 2023 में सवाल पूछा गया था। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं। 17 नंबर देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो बी, 5वीं। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। 18 नंबर, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? राइट आंसर डी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला सवाल देखिए 20 नंबर, संविधान की अनुसूची
6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? राइट आंसर डी, मणिपुर में। बाकी में लगती है असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। मिजोरम याद रखिएगा, मिजोरम। इक्कीस नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो बी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से। 22 नंबर, भारतीय संविधान के छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ए, त्रिपुरा में। 23 नंबर सवाल देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद गठन करना होता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर सी, 1 और 2 यानी दोनों सही है। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के भाग ग में प्रावधान है कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त भी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि इसी अनुसूची के भाग ख के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सत्य है। 24 नंबर देखिए, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँवों का समूह होता है। 3 नंबर, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? तो आपका जो है 2, केवल 2 सही है। ये IAS के प्री में 2023 में सवाल पूछा गया था, यानी 2 कथन सही है। तो कौन कौन से हैं इसके बारे में जानना है, इसमें देखना है। तो केवल 2 सही था, तो इसमें पहला जो है देखते हैं, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है, तो सही है। दूसरा जो है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है, सही है। और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँव का समूह होता है, ये भी सही है। तीसरा देखिए, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। ये गलत है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं, राष्ट्रपति को। इसलिए 3 नंबर गलत है। 1 और 2 सही है, तो केवल 2 सही है। सही पूछ रहा था, केवल 2 सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के भाग ग यानी पैरा 6 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किया गया है। इस भाग के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अधिसूचित क्षेत्र घोषित करें। अतः कथन 1 क्या है? सत्य है। अनुसूचित क्षेत्रों को रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है, ये भी सही है। और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँवों का समूह होता है, ये भी सही है। अतः कथन 2 भी सत्य है। अब चलिए अगला देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य का राज्यपाल उत्तरदायी होता है, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार की उपेक्षा करे, वह राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देगा, न कि गवर्नर अति को। क्या बोलते हैं यहाँ पर दिया गया, किसके बारे में दिया गया? गृह मंत्रालय को। मुख्यमंत्री नहीं देगा भाई, गवर्नर देगा। सॉरी, गवर्नर नहीं, राज्यपाल देगा। गवर्नर बोल रहा है, गवर्नर यानी राज्यपाल। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसे दिमाग कभी कभी हैंग कर रहा है। तो राज्यपाल जो है आपको किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा, ना कि मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय को। इसलिए 3 नंबर गलत था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसको छोटा करना पड़ेगा, तभी जो है पूरा संपूर्ण हो पाएगा। चलिए 25 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो पहला,
ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। दूसरा, संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से सही है? तो राइट आंसर जो है डी, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, यानी कि दोनों को दोनों क्या है कि गलत है। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के पैरा 2 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस अनुसूची के प्रावधानों के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों तक भी विस्तृत रहती है। किसी क्षेत्र को 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर देने से राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति नहीं खोती, वह वहाँ भी कार्यपालिका के रूप में बनी रहती है। 5वीं अनुसूची के पैरा 3 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य का राज्यपाल प्रति वर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करे उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा। न तो 5वीं अनुसूची और न ही अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण में कहीं ऐसा प्रावधान है कि राज्यपाल की सिफारिश पर संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में अनुसूचित क्षेत्रों का संपूर्ण प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है, अतः कथन 2 भी गलत है। चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। 26 नंबर सवाल देखते हैं। स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा या कौन से सही है? सही पूछ रहा है। पहला, प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। दूसरा, स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तीसरा, असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो कौन सही है? तो सही चुनना है। तो आपका 1 नंबर सही है और आपका सही है 3 नंबर सही है, 2 नंबर गलत है, इसलिए राइट आंसर बी होगा, 1 और 3। संविधान की 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 224 सब क्लॉज 2 के तहत 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इस अनुसूची के पैरा 1 के तहत जो है इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त स्वशासी जिलों का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। पैरा 2 जो है प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से 4 से अनधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और शेष 20 मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। इस अनुसूची के पैरा 12 के तहत असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। 27वां सवाल देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? पहला, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। दूसरा, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। तीसरा, 5वीं अनुसूची। चौथा, 6वीं अनुसूची। 5वां जो है 7वीं अनुसूची। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो आपका जो है निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है, तो राइट आंसर आज जो है आपका डी होगा, यानी कि 1, 2 सभी सही है। शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं तो सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) तथा 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो है नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल
और 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध जो शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। 28 नंबर सवाल देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, तो राइट आंसर बी यानी कि 7। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषयों, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची, अब देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में कुल 66 विषय, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59 है, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर मिलान करें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समझ गए? तो इसको जो है मिलान करना है। तो मिलान करना है तो कैसे करेंगे? संघ सूची में 97 प्रविष्टियां है, राज्य सूची में आपका 66 प्रविष्टियां है और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां है। तो इस तरह इस अनुसार हो जाएगा 1 के ए और बी का सी और यानी 2 का सी, 3 का बी। तो इस अनुसार से यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा बी फॉर बॉय। 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी, राइट आंसर बी। सही सुमेलित है। संघीय सूची 97 प्रविष्टियां, वर्तमान में गणानुसार 98। राज्य सूची 66 प्रविष्टियां, वर्तमान में गणानुसार 59। समवर्ती सूची 47 प्रविष्टियां, वर्तमान में गणना के अनुसार 52। 30 नंबर सवाल देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, तो सी समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक योजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। 1 जनवरी 2015 से उसके स्थान पर नीति आयोग स्थापित है। 31 नंबर सवाल देखिए, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है, तो सी समवर्ती सूची में। 32 नंबर देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है, तो सी समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लिखित है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 33 नंबर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो समवर्ती सूची का है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का है? तभी आपराधिक मामले। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। चलिए अगला देखते हैं 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? राइट आंसर ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। 35 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय जो है समवर्ती
समवर्ती सूची में आते हैं? पहला वन जीवों की सुरक्षा, दूसरा कृषि पर आय, तीसरा विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर, चौथा मूल्य नियंत्रण। इनमें से जो है 1 और 4 क्या है? सही है। 1 और 4 क्या है? 1 और 4 सही है। बाकी जो समवर्ती सूची में आते हैं तो आपके 1 और 4 आते हैं, बाकी जो है नहीं आते हैं, इसलिए 1 और 4 सही है। 71 बीपीएससी प्री 2025 में सवाल पूछा गया है। इससे सवाल आते हैं, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची यानी सूची 1, राज्य सूची सूची 2 और समवर्ती सूची सूची 3। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि समवर्ती सूची के किसी विषय पर दोनों में टकराव होता है तो संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी होता है। वन जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, समवर्ती सूची प्रविष्टि 17 के बी। कृषि पर आय, कृषि आय पर कर, राज्य सूची प्रविष्टि 46। विद्युत के उपभोग अथवा बिक्री पर कर, राज्य सूची प्रविष्टि 53। मूल्य नियंत्रण, समवर्ती सूची प्रविष्टि 34। अतः विकल्प के अनुसार जो है समवर्ती सूची में आने वाले विषय केवल वन जीवों की सुरक्षा 1 और मूल्य नियंत्रण 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है, पहला व्यापार एवं कर, दूसरा सामानों में मिलावट, तीसरा उत्तराधिकार। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 2 और 3 समवर्ती सूची में कौन है? तो 2 और 3 सही है, यानी कि आपका डी सही उत्तर है। 2 और 3, पहला नहीं है। खाद्य पदार्थों और अन्य माल सामानों का अपमिश्रण या मिलावट, एडल्टेरेशन ऑफ फूड स्टफ एंड अदर गुड्स, प्रविष्टि 18 के तहत तथा उत्तराधिकार सक्सेशन प्रविष्टि 5 के तहत भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है। अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य संघ सूची के तहत प्रविष्टि 42 में है, जबकि राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सूची की प्रविष्टि 26 में है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के तहत संघीय संसदीय विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित संघ के नियंत्रण वाले किसी उद्योग के उत्पादों का और उसी प्रकार के आयात किए गए माल का ऐसे उत्पादों के रूप में खाद्य तिलहन और तेल सहित खाद्य पदार्थों का खली और अन्य सारकृत चारे सहित पशुओं के चारे का ओटी हुई बिना ओटी हुई कच्ची कपास और बिनौले का और कच्चे जूट व्यापार और वाणिज्य शामिल है, यानी कि व्यापार और वाणिज्य शामिल है। इस प्रकार उपयुक्त कतिपय वस्तुओं का व्यापार और वाणिज्य भी समवर्ती सूची में शामिल है। तथापि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में अंतर्राज्यिक और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य के क्रमशः संघ सूची और राज्य सूची में शामिल होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी दिया गया है। 37 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पहला सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, दूसरा जनगणना, तीसरा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, डी दल बदल विरोध। तो आपका सी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में तो नहीं है, ये गलत है। सही पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो सी नंबर सही नहीं है, बाकी सब सही है। ये गलत है, यानी सही नहीं है तो गलत है, तो इसलिए राइट आंसर ये होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्टि 6, ये 7वीं द्वितीय में नहीं है, 7वीं सूची में प्रविष्टि 6। जनगणना 7वीं अनुसूची में संघ सूची में प्रविष्टि 69 में है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4वीं अनुसूची में है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो राइट आंसर बी शिक्षा है। शिक्षा जो समवर्ती सूची का विषय है। ये देखिए 47 बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया है। भारतीय संविधान को संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों का मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत
विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ और राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान का 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में शामिल है। 39 में देखिए, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 40 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो राइट आंसर बी। भारत के मूल संविधान में वन यानी फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची में स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 क के तहत अंतः स्थापित किया गया। 41 नंबर सवाल, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? विषय सूची वन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जन स्वास्थ्य। तो आपका इस तरह से होगा बी, शेयर बाजार यानी समवर्ती सूची में यानी सम्मिलित नहीं है। तो शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है सम्मिलित, राइट आंसर बी होगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार तथा डाकघर बचत संघीय सूची में है, न कि समवर्ती सूची में। 42 नंबर सवाल देखा जाए, सुमेलित कीजिए सूची 1, सूची 2, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। तो आपका हो जाएगा केंद्र सूची जो है, केंद्र के सूची के अधीन आ जाता है जनगणना आता है। राज्य सूची के अंतर्गत आ जाता है आपका राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची, और समवर्ती सूची हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन हो जाएगा। अवशिष्ट विषय जो हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान हो जाएगा। तो इसके अनुसार ए का 3 बी का 1 इसमें है, तो राइट आंसर ए होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही सम्मेलन इस प्रकार है, केंद्र सूची, जनगणना, राज्य सूची, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय, केंद्र का अधीन, अंतरिक्ष अनुसंधान। 43 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो डी, गैस। विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची में तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रमण तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि भारत में विनिर्मित या उत्पादित प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। 44 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर डी है, जो संघ सूची से संबंधित नहीं है। बाकी सभी है, बाकी जो है ना रक्षा हो गया, रेलवे हो गया, वैदेशिक मामले सब संघ सूची से संबंधित है। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय है, जबकि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। 45 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? राइट आंसर सी, जो है राज्य सूची में, तो राज्य सूची में रेलवे, पुलिस है। शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल विषय है, जबकि रेलवे, पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे जो संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? निम्न में से कौन जो है राज्य सूची में है? तो ए, रेलवे, पुलिस। निगम कर और जनगणना संघ सूची में,
रेलवे पुलिस राज्य सूची में, तथा तथा जो है आर्थिक सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में है। 47 नंबर देखिए। 45 पंचायती राज, पंचायती राज जो है विषय निम्नलिखित में किस सूची में सम्मिलित है? राइट आंसर बी, राज्य सूची में। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। 48 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड यानी समवर्ती सूची में शामिल है? तो दंड प्रक्रिया शामिल है। 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड में यानी समवर्ती सूची में शामिल है तो दंड प्रक्रिया। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड यानी समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय हैं। 49 नंबर सवाल देखिए। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। पहला सूची यानी कि फर्स्ट जो है सूची 1, दूसरा जो है सूची 2, तीसरा जो है सूची 3 और डी जो है तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। तो राइट आंसर है क्या है कि विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान के 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो राइट आंसर सी जो होगा समवर्ती सूची में, समवर्ती यानी सूची थर्ड में समवर्ती सूची में ये शामिल किया गया है। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना यानी दत्तक ग्रहण संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची थर्ड यानी समवर्ती सूची प्रविष्टि 5 के अंतर्गत में सम्मिलित किए गए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 50 नंबर। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो आपका जो है सूची 1 प्रविष्टि 72 और आपका सूची 2 प्रविष्टि 37, ई और सी जो है आपका राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। यानी कि किस सूची की प्रविष्टि, यानी कि पूछ रहा है कि 7वीं अनुसूची की किस सूची और प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो फर्स्ट सूची 1 प्रविष्टि 72, सूची 2 प्रविष्टि 37, बाकी ये नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग तथा सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई विधि, किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध यानी का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। 51 नंबर सवाल देखिए। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो राइट आंसर बी, 7वीं अनुसूची में। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मध्य संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। 52 नंबर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर सी, अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। तो राइट आंसर सी है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची 1 की प्रविष्टि 42 में उल्लिखित है, अतः यह संघ विषय है और विकल्प ए जो है का कथन गलत है। अंतर्राज्यीय प्रवासन, प्रव्रजन, माइग्रेशन और अंतर्राज्यीय संगरोध क्वारंटाइन 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची की प्रविष्टि 81 में उल्लिखित है, अतः ये दोनों ही संघ विषय है। इस प्रकार विकल्प बी का कथन गलत है, जबकि विकल्प सी का कथन सही है। निगम कर 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची की प्रविष्टि 85 में उल्लिखित है, अतः यह भी संघ विषय है और विकल्प डी का कथन गलत है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 53वां। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है? भूमि सुधार जो है डैश के विषयों के अंतर्गत है? संघ सूची, समवर्ती सूची, ऑप्शन सी और डी देखते हैं क्या दिया गया है। राज्य सूची और इनमें से कोई नहीं, तो सी राज्य सूची के अंतर्गत है। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय
राज्यों के भूमि सुधार अधिनियमों एवं कतिपय अन्य विशिष्ट अधिनियमों को संवैधानिक सुधार प्रदान करने हेतु नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 54 नंबर देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नवीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था? राइट आंसर ए, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नवीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विधि नियमों को विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतर्स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु नवीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस अनुसूची में कतिपय अन्य विशिष्ट अधिनियमों को शामिल कर उन्हें संवैधानिक वैधता प्रदान की गई है। पचपन नंबर, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर बी, नवीं अनुसूची में। 56 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा, नवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 1 सही है, केवल 1। ये नंबर गलत है। भारतीय संविधान प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में नवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियां को नवीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो। वर्तमान में 1 मई 2024 की स्थिति के अनुसार नवीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि नवीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR को एल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को नवीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया है कि 24 अप्रैल 1973 जो है केशवानंद भारती बाद निर्णय की तिथि के बाद नवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपयुक्त कथनों में से कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। 57 के एल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? 89वीं। 58 नंबर देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है? राइट आंसर डी, 10वीं अनुसूची। देखिए कितनी बार यह सवाल पूछा गया है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था।
59 भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो राइट आंसर डी, दल बदल विरोधी कानून से। 60 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध है, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो राइट आंसर ए, दल बदल प्रतिरोधी विधान से। 61 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है, तो सी, 10वीं अनुसूची में। 62 नंबर, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है, तो बी, पंचायती राज से। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिनके संदर्भ में राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को योजनाएं बनाने एवं उनके क्रियान्वयन हेतु शक्ति या अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान कर सकता है। 63 नंबर, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची डैश में दी गई है, तो ए, 11वीं अनुसूची में। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्वों की सूची संविधान की 11वीं अनुसूची में दी गई है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसमें कुल 29 विषय दिए गए हैं। 64 नंबर सवाल देखिए, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो राइट आंसर सी, 29 विषय हैं। यहाँ से हम लोग उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे। उद्देशिका, नोट्स देखिए, उद्देशिका पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? तो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा था कि यह प्रस्ताव हमारे सपनों और विचारों को व्यक्त करता है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई। उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान को उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। संविधान में उद्देशिका जो है अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। उद्देशिका जो है संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार जो है संवैधानिक विधान में प्रस्तावना का विशेष महत्व दिया जाता है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका जो है हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका क्या है? तो हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना जो है उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में स्वीकार किया गया। प्रस्तावना उद्देशिका को जो है संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरूबारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में कहा गया
की उद्देशिका पूरे संविधान में प्रतिबिंबित है। उद्देशिका जो है पूरे संविधान में प्रतिबिंबित है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया विवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। तथा पंथ निरपेक्षता क्या है? तो संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति जो है क्या है? तो न्याय योग नहीं है। उद्देशिका की प्रकृति क्या है? तो न्याय योग नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता क्या है? तो उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा, B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। K.M. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। K.M. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है, संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। किसने कहा है? तो सुभाष कश्यप ने कहा है। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कुछ देखेंगे। पहला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज -X- को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो राइट आंसर 26 नवंबर 1949 को, यहाँ जो आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, बी नंबर 26 नवंबर 1949 राइट आंसर होगा। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न में एक की जगह तिथि यानी 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी। 2 नंबर सवाल देखिए, भारतीय गणतंत्र के 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? राइट आंसर सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी राइट आंसर। 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र के संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। 3 नंबर सवाल देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो क्या थी? तो राइट आंसर बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 4 नंबर देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो राइट आंसर ए, उद्देशिका। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत या मन मस्तिष्क उद्देशिका द प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका
निभाए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 5 नंबर, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? तो राइट आंसर ए। 6 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो राइट आंसर डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में निहित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों को निर्धारित क्रम में सार्वभौम, सत्ता संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, जनवादी, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। नोट देखते हैं। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, गणराज। इस प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण में जनवादी की अंग्रेजी डेमोक्रेटिक है तथा इसी आधार पर यह उत्तर दिया गया है। 7 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? तो राइट आंसर बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक सही है, बाकी सब गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इस प्रकार विकल्प भी सत्य है। 8 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो राइट आंसर सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। 9 नंबर सवाल देखिए, निम्न जोड़े पर विचार कीजिए। निम्न जोड़े पर विचार कीजिए: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो ए नंबर सही होगा, पहले सी होगा सार्वभौमिक, उसके बाद से डी होगा धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, सी होगा सार्वभौमिक हो जाएगा, उसके बाद समाजवादी हो जाएगा, उसके बाद से धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, और उसके बाद प्रजातांत्रिक, यानी सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। 10 नंबर सवाल देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, गणतंत्र। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट से सही उत्तर चुनना है। कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो समाजवादी जोड़ा गया था और आपका जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता। इसलिए राइट आंसर डी सही उत्तर है। तो राइट आंसर डी सही है। प्रश्नगत शब्दों में से समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य कहा गया, जबकि प्रभुत्व संपन्न, संप्रभु, सॉवरेन और गणराज्य, गणतंत्र यानी रिपब्लिक पहले से ही मूल प्रस्तावना में थे। ये 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़े गए, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? राइट आंसर ए, 42वें संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 12 नंबर सवाल देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो सी समाजवाद पंथ निरपेक्ष। 13 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो सी 42वें संशोधन द्वारा। 14 नंबर देखिए, 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो डी धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। 15 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो राइट आंसर बी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। 16 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो राइट आंसर डी अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। 17 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो राइट आंसर इसमें होने से पहले देखिए, समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों से के उपयोग से कीजिए। तो कूटों का उपयोग से करना है, तो 42वें संविधान संशोधन पूछ रहा है ना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं कौन से शब्द? तो शब्द जो जोड़े गए हैं वो है, पहला समाजवाद जोड़े गए हैं और तीसरा पंथ निरपेक्षा जोड़ा गया। ग्राम स्वराज संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं जोड़ा गया है। तो राइट आंसर आपका होगा बी 1 और 3 सही है। 18 नंबर सवाल देखिए, संविधान के उद्देश्य का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देश्य का बना। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य यानी जस्टिसिएबल नहीं है। तीसरा, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द यानी ओवरराइड नहीं कर सकता। तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा सही है? तो 1 नंबर, और आपका सही है 2 नंबर और 4 नंबर सही है। ये सी नंबर गलत है, इसका जो है ना संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। सही पूछ रहा है कौन सा सही है, तो राइट आंसर बी 1, 2 और 4। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंतोगत्वा भारतीय संविधान को उद्देश्य का बनाता। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति न्याय योग्य यानी जस्टिसिएबल नहीं है, जबकि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द यानी ओवरराइड नहीं कर सकती। तथापि केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान के उद्देश्य का उपयोग संविधान के स्पष्ट और अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। किसमें? संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 19 नंबर सवाल देखिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो राइट आंसर बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर, भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो सी 42वें संशोधन द्वारा। 21 नंबर सवाल देखिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित
नहीं थे, गणतंत्र, विश्वसनीय, समाजवादी और गैर धार्मिक। राइट आंसर जो है सम्मिलित नहीं किए गए थे पूछ रहा है 26 नंबर 1949 को, यानी प्रस्तावना में। तो आपका जो हो जाएगा 2 विश्वसनीय, 3 समाजवादी और 4 गैर धार्मिक जो शामिल या सम्मिलित नहीं थे। तो राइट आंसर जो है 2, 3, 4 यानी बी सही है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना के अनुसार भारत की संवैधानिक वस्तु स्थिति प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की थी, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से प्रस्तावित किया गया। साथ ही इसी संशोधन से मूल प्रस्तावना के राष्ट्र की एकता यूनिटी ऑफ द नेशन को राष्ट्र की एकता और अखंडता यूनिटी ऑफ द इंटरग्रिटी ऑफ द नेशन से प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। विश्वसनीय यानी रिलीएबल और गैर धार्मिक नॉन रिलीजियस शब्द संविधान की प्रस्तावना में कभी भी शामिल नहीं थे। 42वां सवाल देखिए, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। राइट आंसर ए 42वें संशोधन द्वारा। तेईस नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? राइट आंसर सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 24 नंबर सवाल देखिए। 24 नंबर, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। 4 नंबर गणराज्य। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपको जो है दे रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो शब्द सम्मिलित नहीं थे कौन से? तो 1 नंबर समाजवादी, 2 नंबर पंथ निरपेक्ष और 3 नंबर अखंडता शब्द शामिल नहीं थे। तो राइट आंसर 1, 2, 3। 25 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो राइट आंसर बी 42वें संशोधन द्वारा। देखिए 2010 में 1991 में 2013 में सवाल पूछा गया है। छब्बीस नंबर सवाल देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण आर, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो है क्या ये जो है पहले का व्याख्या करता है? तो आर जो है सही ए की व्याख्या कर रहा है। तो ए और आर दोनों तो सही है और आर जो है ए की व्याख्या करता है। तो ए तो आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये पहले में ही है, पहले में ही दिया गया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ये 2 नंबर जो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, गलत है। राइट आंसर सी नंबर गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। डी नंबर ए गलत है, आर सही है तो ये गलत है। राइट आंसर ए फॉर एनी। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 27 नंबर सवाल देखिए। 27 नंबर 27 नंबर सवाल, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है डी हम भारत के लोग शब्दों से, बाकी सब नहीं है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। 28 नंबर, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? राइट आंसर डी, संविधान की प्रस्तावना में। 29 नंबर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो राइट आंसर डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा सम्मान प्रशय अपेक्षित है। 30 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो राइट आंसर डी, संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता। परंतु संघीय फेडरल शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ यानी यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। 31 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो राइट आंसर डी, लोक कल्याण। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। 32 नंबर, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। पहला, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। दूसरा, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, अवसर की समानता। 4, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या है? डी, सभी सही है। यानी कि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, 3 अवसर की समानता और 4 नंबर व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सभी सही है। भारत के संविधान के अमुक प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 3 नंबर प्रतिष्ठा यानी स्टेटस और अवसर की समानता तथा 4 नंबर व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी सुनिश्चित करना है। 33 नंबर सवाल देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। तो आपका जो है सबसे पहले समानता हो जाएगा, उसके बाद एक मिनट, एक दो, किस तरह का दिया गया है? न्याय, 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। यानी कि राइट आंसर ये सही है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। 34 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। छोटा करना पड़ेगा। तो ये देखिए, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता और डी, आर्थिक स्वतंत्रता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। 35 नंबर सवाल देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो बी 3 प्रकार के। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव के समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। 36 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 37 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो राइट आंसर डी, धार्मिक न्याय। 38 नंबर, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो बी, उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। 39 नंबर, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से जोड़े गए। 40 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? तो सी, उद्देशिका। देखिए कितनी बार सवाल पूछा गया है, 6 में, 8 में, 8 में, 12 में, 15 में। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्र यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। नोट, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका प्रियम्बल को माना है। ज्ञात है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के आत्मा और हृदय कहा है। अतः अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर विकल्प डी होगा। अम्बेडकर के संदर्भ में इसका उत्तर क्या होगा? तो डी होगा। कौन सा? तो डी होगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बोला कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अम्बेडकर के अनुसार होगा। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार जो है ना, अम्बेडकर के अनुसार जो है आप जो है क्या कीजिएगा, आंसर इसको मारिएगा और ऐसे आप सी को मारिएगा। समझिए, के एम मुंशी के अनुसार और किसके अनुसार? तो एक और नाम है आपका सुभाष कश्यप के अनुसार उद्देशिका होगा, लेकिन आपका ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। आंसर मारिएगा। 41 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? राइट आंसर डी, के एम मुंशी ने कहा है। के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। 42 नंबर सवाल, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो ए, बी.आर. अम्बेडकर ने। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। 43 नंबर सवाल देखिए, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ए, बेरूबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना में
प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं 44 नंबर। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो राइट आंसर डी, केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, संविधान का अभिन्न अंग माना और यह प्रतिपादित किया कि प्रस्तावना में वर्णित संप्रभु, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल तत्व संविधान की मौलिक संरचना का अनिवार्य स्तंभ है। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 45 नंबर। 45 नंबर। निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। राइट आंसर सी है, यानी उद्देशिका जो संविधान का भाग है तो इसी में माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नगत वादों में से बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं 46 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है? तो राइट आंसर सी, मूल अधिकारों, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधा न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया। इस पर प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। 47 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो राइट आंसर बी, संविधान की प्रस्तावना। 48 नंबर सवाल देखिए। भारत के संविधान का उद्देशिका जो है राइट आंसर डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। राइट आंसर डी सही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन बेरुबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत का संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था। इस प्रकार यह उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। 49 नंबर। संविधान में दिया गया आमुख पहला, न्यायालय में लागू नहीं होता है। दूसरा, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। तीसरा, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। चौथा, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका प्रियम्बल कहा गया है। उद्देशिका स्वतंत्र रूप से न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय में इसके आधार पर कोई वाद नहीं लाया जा सकता। हालांकि किसी अनुच्छेद में व्याप्त अस्पष्टता को दूर करने में इसका उपयोग न्यायालय द्वारा व्याख्यात्मक सहायता के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी चारों कथन सत्य है, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है, यानी किसी भी विकल्प में जो है ना सभी कथन जो है सम्मिलित नहीं किया गया। चारों जो है कथन किसी में भी नहीं है।
देखिए 1 2 3 है, 2 3 4 है, 2 3 है, इसलिए ये चारों के चारों सही है, लेकिन इसमें से किसी में नहीं दिया गया है इस सही उत्तर, तो इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है। परंतु किसी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यहाँ ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी विकल्प में केवल ओनली विशेषण स्रोत पर नहीं लगा है, इसलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम मैक्सिमम कथन शामिल किए गए हैं। इस दृष्टि से विकल्प सी तथा डी समान रूप से चयन करने किए जाने योग्य हैं। सी तथा डी जो है चयन किए जाने योग्य हैं। सी में भी 3 दिया गया, डी में भी 3 दिया गया, दो तो कर ही नहीं सकते हैं। सी और डी ऑप्शन गोला थोड़े भरिएगा, सी और डी दो गो, एक ही गोला भरिएगा। जब भरिएगा ओम सीट तो एक ही तो भरिएगा, कि चारों के चारों ABCD चारों भर दीजिएगा या 2 भरिएगा, इसलिए आंसर जो नहीं दिया गया, चारों सही है। 50 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो राइट आंसर सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। पर जो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है तो गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी तो गलत है। आपका उपयुक्त में से कोई नहीं तो ये भी गलत है। राइट आंसर सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। संविधान का अनुच्छेद 1418 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ से नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे, कल जो है पढ़ेंगे शासन प्रणाली नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए यहीं तक के लिए रहने देते हैं आज। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, और हमेशा अपने माता पिता परिवार समाज अपने देश का ख्याल रखिए। अपने माता पिता परिवार समाज अपने देश से प्यार कीजिए, लाइफ में मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, सफल होइए और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आप आगे बढ़े लाइफ में, जीवन में, यही आशा करते हैं, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है और यहाँ पर आप जो है फ्री में पढ़ेंगे। जब तक जो है मेरी सांसें रहेगी तब तक आपको मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, और मेरे पास अभी संसाधन नहीं है। संसाधन आने के बाद भी मैं कोई भी कोर्स, चाहे लूसेंट हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे लक्ष्मीकांत हो, चाहे NCERT हो, चाहे जो भी किताब हो, स्टैंडर्ड बुक्स जितने भी हैं, उन सभी बुक्स को मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, फ्री में, हमेशा फ्री में पढ़ाऊँगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाएगा। ये आपका चैनल है और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई प्रोफेसर हूँ, और ना ही मुझे इन सब बनने का कोई शौक़ है, और ना ही क्योंकि ना ही मैं कोई गुरु हूँ, क्योंकि ना कोई आजकल कोई गुरु है ना कोई टीचर है, समझ गए। सिर्फ लोग धंधा करने वाले लोग हैं। आपके रिजल्ट हो ना हो से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लोग कोर्स बेचने वाले हैं, सिर्फ कोर्स बेचने वाले लोग हैं, समझ गए। सिर्फ कोर्स बेचने वाले लोग हैं, कोर्स बेच रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस, पढ़ाई बिजनेस हो गया है, समझ गए। इसलिए ये बिजनेसमैन लोग हैं, ना कि टीचर हैं। तो इसलिए ये जो टीचर शब्द, गुरु शब्द, ये प्रोफेसर, ये सब कहने के लिए नहीं है। इसलिए मैं आप सबका दोस्त हूँ और मैं आप सबको अपना दोस्त समझता हूँ। इसलिए मैं हमेशा आप सबको हमेशा पूरे जीवन फ्री में पढ़ाऊँगा और एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊँगा। जिस तरह से विज्ञान है ना, विज्ञान किसे कहते हैं, यानी साइंस किसे कहते हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं या करना चाहते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से कीजिए, यानी कि एक क्रम में कीजिए। आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, अगले दिन कुछ और कीजिएगा तो ऐसे नहीं होता है। और यूट्यूब पर जो है ना, सिर्फ व्यू के लिए सब लोग पढ़ाते हैं, सिर्फ क्रमबद्ध तरीके से कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊँगा और एकदम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊँगा। जहाँ पर आप किसी कोचिंग में कोर्स खरीदते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊँगा आपको यूट्यूब पर। तो चलिए तैयार रहिए। और अभी तो नहीं, अभी मेरे पास संसाधन नहीं है, इसलिए मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाने में असमर्थ हूँ। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। चलिए मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।